आज की कुछ बड़ी अपडेट्स पर ध्यान दें तो ये मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और दुनिया के ऐसे देशों से जुड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं भारत को प्रभावित करने में लगी हुई हैं। पहली अपडेट पर ध्यान दें तो ये भारत की बड़ी उपलब्धि से जुड़ी हुई है, जहां भारत के बनाए हुए टायर्स दुनिया के 170 से ज़्यादा देश इस्तेमाल करने में लगे हैं। और ख़ास बात तो ये देखिए, भारत के सबसे ज़्यादा टायर अमेरिका ही खरीद रहा है। इसके अलावा ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश भी भारतीय टायरों के बड़े खरीदार हैं। अब भारत में टायर बनाने का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हाल ही में इस साल की शुरुआत में भारत से टायर का निर्यात पिछले साल की तुलना में 17% अधिक बढ़ चुका है और ये बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि यहाँ भारत की कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस कर रही हैं, जिससे टायर को बेहतर और ज़्यादा टिकाऊ बनाया जा सके। यही नहीं, भारतीय कंपनियां न केवल अच्छे उत्पाद बना रही हैं, बल्कि इनकी कीमत भी काफ़ी कम रखी जा रही है। इससे उन्हें दूसरे देशों की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिल रही है। और यहाँ हम टायरों की वैरायटियों की बात करें तो पैसेंजर कार रेडियल यानी कि PCR टायर सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं। ये वो टायर होते हैं जो हम अपनी कारों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मोटरसाइकिल के टायर और फार्म और एग्रीकल्चर के टायर आते हैं। इसके साथ ही भारतीय टायर उद्योग इको फ्रेंडली और फ्यूल इफिशिएंट टायर के विकास में भी जोर दे रहा है, जो ग्लोबल कंज्यूमर के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। वहीं अगर यहाँ भारत और चीन के बीच की तुलना की जाए तो चीन इनमें काफ़ी आगे है, लेकिन खास बात तो यह है कि चीनी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जो क्वालिटी भारत के टायर देने में लगे हैं। तभी तो अमेरिका, जो टायर एक्सपोर्ट के मामले में भारत से ऊपर है, फिर भी वो भारत के टायर इस्तेमाल करता है। वैसे आपको भारत के टायर इंडस्ट्री की इस बढ़त के बारे में क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत और इजराइल की नई साझेदारी को लेकर है। दरअसल भारत की महिंद्रा ग्रुप और इजराइल की एक तकनीकी कंपनी सेंट्रिक्स मिलकर ड्रोन के खतरे से बचाव के लिए नई तकनीक विकसित करने जा रही है। बता दें कि आजकल ड्रोन का इस्तेमाल कई तरह से हो रहा है, लेकिन कभी कभी ड्रोन का गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि किसी जगह पर जासूसी करना या कहीं पर हमला करना। और अब इसी से निपटने के लिए महिंद्रा और इजराइल की ये तकनीक काम करने वाली है, जहां ये दोनों देश मिलकर ऐसी तकनीक बनाएंगे जो ड्रोन को पकड़ सके या उन्हें उड़ने से रोक सकेगी। खास बात तो यह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल सेना और आम लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, जैसे कि हवाई अड्डे, महत्वपूर्ण इमारतें या सैन्य ठिकानों पर। बता दें कि ये तकनीक रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके काम करती है और आसमान में उड़ते हुए ड्रोन को ढूंढ लेती है। और ये तकनीक ये भी पहचान कर लेती है कि ड्रोन कौन सी कैटेगरी का है, जैसे कि अटैक या सिविलियन, और बाद में उसको आसानी से रोक भी देती है। और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगी वो सरकार की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ध्यान में रखकर की जाएगी। साथ ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी। वहीं सेंट्रिक्स के CEO योव ज़ाइट्समैन का कहना है कि ड्रोनों का इस्तेमाल युद्ध में काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो दुश्मन के ड्रोन से हमारी रक्षा कर सके। आपको बता दें कि सेंट्रिक्स एक ऐसी कंपनी है जो ड्रोन से होने वाले खतरे से बचाव के लिए बहुत ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है, और ये तकनीक साइबर ओवर RF यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। खास बात तो यह है कि ये तकनीक ऐसी है, अगर जरूरत पड़ी तो उपकरण ड्रोन को बिना नुकसान पहुंचाए रोक भी सकता है, यानी कि देश की सीमाएं, हवाई अड्डे, जेल और बड़े आयोजन पर आसानी से नजर बनाई जा सकेगी और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं आपको महिंद्रा और इजराइल की इस साझेदारी के बारे में क्या कहना है, जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बांग्लादेश के बहुत बड़े बदलाव से जुड़ी हुई है, जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की हालिया कार्रवाई से ये साफ हो गया है कि वो अब शेख हसीना को हर हाल में वापस लाना चाहती है। लेकिन अगर वो लौटती भी हैं तो उनकी सुरक्षा और चुनाव लड़ने की संभावना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने शेख हसीना और उनके परिवार को दी जाने वाली विशेष सुरक्षा हटा दी है और उनके खिलाफ कई आरोप के मामले भी जड़ दिए गए हैं। मतलब अंतरिम सरकार कैसे न कैसे करके शेख हसीना से बदला लेने की फिराक में है। यही नहीं, अभी भारत के नियम ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई नेता भारत में बिना वीज़ा का रह रहा हो तो उसके पास सिर्फ 45 दिन का ही समय होता है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे शेख हसीना के पास तो वीज़ा होगा। असल बात तो यह है कि बांग्लादेश से भागने के बाद अंतरिम सरकार ने उनके डिप्लोमेटिक वीज़ा को ही कैंसिल कर दिया था। वहीं भारत की वीज़ा नीति के अनुसार अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास भारत का वीज़ा नहीं है
तो वह केवल 45 दिन तक ही भारत में रह सकता है। और अभी जब से शेख हसीना भारत में है उसको 25 दिन बीत चुके हैं, यानी कानूनी तौर पर देखा जाए तो उनके पास केवल 19 से 20 दिन ही बचे हैं, जो कि अब पासपोर्ट रद्द होने के बाद शेख हसीना का बांग्लादेश वापस जाने का खतरा बढ़ चुका है। और नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उन्हें बांग्लादेश की कम से कम 2 जांच एजेंसियों से स्वीकृति लेनी होगी। अब इतना सब तो होने से रहा, कहने का मतलब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कुछ बड़ा करने की सोच रही है। वहीं जहां ये सब हो रहा है तो वहीं अमेरिकी मीडिया भारत का नाम बदनाम करने में लगा है। ये तो आप जानते होंगे, अमेरिका अपने मोहरे हर देश के लिए तैयार रखता है और उसी कड़ी में CNN वो काम करने में लगा है। दरअसल बांग्लादेश में बाढ़ को लेकर अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने एक रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट में बाढ़ की स्थिति में भारत की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि CNN का ऐसा करना भारत बांग्लादेश के रिश्तों को और बिगाड़ने का काम करेगा, क्योंकि अगर एक बार ये बात आग की तरह फैल जाती है तो बांग्लादेशी जो ज्यादा कुछ सोचते समझते नहीं है वो सीधे ही भारत पर आरोप मढ़ने लग जाएंगे। यही वजह है कि CNN को जवाब देने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हाल ही में आई बाढ़ में भारत की भूमिका होने से संबंधित CNN की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि रिपोर्ट में किए गए दावे गुमराह करने वाले और तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। वैसे भारत ने तो यहाँ साफ कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं अमेरिका भारत को कमजोर करने के लिए पहले POK में जाकर बैठ गया, अब बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। मतलब भारत जब तक अमेरिका पर निर्भर है उसके लिए वो सही है, अगर भारत खुद से आगे बढ़ रहा है तो अमेरिका ये पचा नहीं पा रहा है। यही वजह है कि वो इस तरह की फेक न्यूज फैलाने में लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका को किस तरह भारत रोक सकता है? वहीं नेक्स्ट अपडेट पर ध्यान दें तो ये जर्मनी से जुड़ी हुई है, जिसने अब इमिग्रेशन को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। जहां उसने हाल ही में 28 अफगान नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया है, जो तालिबान की सत्ता में आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। वहीं जर्मनी के सरकारी प्रवक्ता ने उन्हें अपराधी बताया है, लेकिन उन्होंने किस तरह का अपराध किया है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं गृह मंत्री नैन्सी फेदर ने इसे जर्मनी की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। वहीं जर्मनी का तालिबान से कोई राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए सरकार इसमें कतर की मदद ले रही है। बता दें कि जर्मनी में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इमिग्रेशन को लेकर विपक्षी पार्टी के पास सपोर्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वो इलीगल इमिग्रेशन को लेकर पहले ही सख्त होती हुई दिखाई दी है। ऐसे में जर्मन सरकार आने वाले समय में और भी अफगानी लोगों पर एक्शन लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह जर्मनी में हाल ही में चाकूबाजी की घटना हुई है उस पर संज्ञान लेते हुए ये सब किया जा रहा है। वैसे ये वही यूरोप है जो भारत को ज्ञान देने में कभी पीछे नहीं हटता था। आज इनके देश में ही हलचल बढ़ चुकी है तो ये खुद एक्शन लेने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट पर ध्यान दें तो ये अमेरिका से जुड़ी हुई है। एक तरफ उसका F-16 मार गिराया गया तो दूसरी तरफ वो अपने फायदे के लिए भारत को साथ रखकर चल रहा है। दरअसल हाल ही में रूस यूक्रेन की जंग के दौरान यूक्रेन का एक F-16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाराज होकर यूक्रेन के एयरफोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल को पद से ही हटा दिया। बता दें कि रूस के साथ गोलाबारी के दौरान एक F-16 विमान क्रैश हो गया। अभी ये साफ नहीं है कि वो किस तरह से गिरा, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती जांचों में ये लग रहा है कि वो पैट्रियट मिसाइल बैटरी की फायरिंग के दौरान विमान गिरा है। हालांकि इसमें पायलट की भी गलती मुमकिन है। देखा जाए तो पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही F-16 इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन ने पहली बार F-16 उतारे और ये हाल हो गया तो वहीं रूस F-16 को आसानी से हैंडल कर सकता है तो भारत भी पाकिस्तान के F-16 को आसानी से निशाना बना सकता है। वैसे खास बात तो यह है कि अमेरिका की तरफ से कुछ चुनिंदा ही F-16 यूक्रेन को दिए गए हैं। ऐसे में एक का क्रैश हो जाना ये यूक्रेन के लिए बड़ा सरदर्द हो सकता है। वहीं दूसरी अपडेट भी अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहां अभी अमेरिका कुछ ऐसा करने में लगा है जो ये बताने के लिए काफी है कि वो भारत का इस्तेमाल करने में लगा है। दरअसल अमेरिका ने एक जैसा समझौता साउथ कोरिया, भारत और जापान के साथ किया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका का जहाज निर्माण उद्योग पिछले कुछ दशकों में कमजोर होता हुआ दिखाई दिया है और कई अमेरिकी शिपयार्ड बंद हो चुके हैं, जिससे जहाज़ों की मरम्मत और रखरखाव यानी कि MRO करने की क्षमता कम हो गई है। यही वजह है कि इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिका एशियाई देशों की मदद ले रहा है, जिसमें भारत, कोरिया और जापान, इन सभी के साथ अमेरिका ने MRO एग्रीमेंट किए हैं। लेकिन हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा ओशन को अमेरिकी नौसेना के जहाज की MRO करने का पहला ठेका मिल चुका है। देखा जाए तो अमेरिका और साउथ कोरिया के रिश्ते पहले से ही मजबूत होते दिखे हैं। यही वजह है कि उसने भारत जापान से पहले कोरिया को ठेका दे दिया। वैसे कुछ भारतीय शिपयार्ड ने अमेरिकी नौसेना के साथ MRO समझौते किए हैं,
अमेरिका भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सैन्य अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं चीन से निपटने के लिए अमेरिका अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसे पता है भारत काम का है, एग्रीमेंट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट देना ना देना बाद में देख लिया जाएगा। वैसे आपको अमेरिका की इस रणनीति के बारे में क्या कहना है, जरूर बताइएगा।